नासा के अंतरिक्ष यात्री वुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स 5 जून को स्टारलाइनर स्पेस कैप्सूल जो बोइंग द्वारा बनाया गया, उन्हें 8 दिनों के टेस्ट मिशन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च किया गया था। मगर अब नासा के अंतरिक्ष यात्री वुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स को 8 महीने रहना पड़ेगा। क्यों? इन तमाम बातों के बारे में हम दोस्तों आपसे बात करेंगे। और चैनल देख रहे हैं तो दोस्तों कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप तस्वीर के माध्यम से भी कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं कि किस तरीके से एक स्पेस कैप्सूल, एक स्पेस स्टारलाइनर स्पेस कैप्सूल किस तरीके से पृथ्वी से लॉन्च होती है और स्पेस स्टेशन के साथ डक करती है। आप तस्वीर के माध्यम से भी इसे देख सकते हैं। और आखिर नासा को एलन मस्क के स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल की मदद क्यों लेनी पड़ी अंतरिक्ष यात्री को वापस पृथ्वी पे लाने के लिए? उन तमाम बातों के बारे में हम बात करेंगे और उनकी धरती पे वापसी अगले साल फरवरी में स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से संभव हो पाई। उन तमाम बातों के बारे में हम आपसे बात करेंगे। और आप तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जीरो ग्रेविटी पे एक अंतरिक्ष यात्री वर्क करती है, क्योंकि अर्थ पे ग्रेविटी होती है जिसके कारण हम चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। मगर स्पेस कैप्सूल और स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, तो किस तरीके से यदि ग्रेविटी ना हो, ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो, तो किस तरीके से एक इंसान यानी एक स्पेस यात्री स्टारलाइनर स्पेस कैप्सूल में वर्क करती है? आप तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं। और दोस्तों सवाल यहाँ पे ये भी है कि आखिर अंतरिक्ष वैज्ञानिक आखिर स्पेस स्टेशन पे क्यों जाती है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल। तो दोस्तों उन तमाम बातों के बारे में हम बात करेंगे। और जहाँ पे स्पेस स्टेशन है, धरती से स्पेस स्टेशन की दूरी क्या है आपको पता है? मैं बताता हूँ। ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, उसकी दूरी 400 किलोमीटर है। पृथ्वी के धरातल से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे मौजूद है ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाती है। और आपको सुन के बहुत ही हैरानी होगी दोस्तों, वो जो चक्कर लगा रहे हैं स्पेस स्टेशन और स्पेस कैप्सूल, उसकी गति कितनी है? 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक स्पेस स्टेशन भी मूव कर रहा है 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे से। और एक स्पेस कैप्सूल जो कि स्टारलाइनर स्पेस कैप्सूल जिसमें 2 अंतरिक्ष यात्री गए हैं, उस स्टारलाइनर स्पेस कैप्सूल वो भी धरती के चारों ओर चक्कर लगा रही है और उसकी गति 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसमें बहुत सारे सवाल है दोस्तों। क्या 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मूव करने वाला स्टारलाइनर स्पेस कैप्सूल के अंदर अंतरिक्ष यात्री को चक्कर नहीं आते? स्पेस वॉक कैसे पॉसिबल है? 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार यदि किसी कैप्सूल की हो तो फिर ISS के बाहर तापमान क्या है? क्या ISS पे रहने वाले अंतरिक्ष यात्री को तेज गति महसूस नहीं होती? क्यों एक स्पेस क्राफ्ट नहीं जलता इतनी मैसिव स्पीड से मूव करने के बाद भी? है ना दिलचस्प। जीरो ग्रेविटी इतनी मैसिव स्पीड यानी 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की मैसिव स्पीड से अंतरिक्ष स्टेशन भी मूव कर रहा है और स्पेस कैप्सूल भी मूव करता है, फिर भी वो जलता नहीं। उन तमाम बातों के बारे में हम दोस्तों बात करेंगे। मगर कुछ बातें जो अभी बहुत ही जरूरी है कि आखिर ISS पे जाने वाले अंतरिक्ष यात्री वहां पे करते क्या है? तो दोस्तों वैज्ञानिक अनुसंधान किया जाता है दोस्तों। वैज्ञानिक अनुसंधान जिसमें चिकित्सा, जैविक, भौतिक और सामग्री विज्ञान से जुड़े कई प्रयोग होते हैं। ISS को अंतरिक्ष में लंबे समय तक संचालन के लिए नियमित रखरखाव की भी आवश्यकता होती है। अंतरिक्ष यात्री ISS पे नई अंतरिक्ष तकनीकों और उपकरणों का परीक्षण करते हैं। ये तकनीकें भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों जैसे चंद्रमा और मंगल की यात्रा के लिए महत्वपूर्ण होती है। लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का प्रभाव मानव शरीर पे पड़ता है, जिसे समझने के लिए अंतरिक्ष यात्री ISS पर समय बिताते हैं। इससे भविष्य के दीर्घकालिक अंतरिक्ष मिशनों के लिए तैयार किया जाता है।
अंतरिक्ष में बिताया गया समय अंतरिक्ष यात्रियों को भविष्य के मिशनों के लिए अनुभव प्रदान करता है दोस्तों। वुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स जैसे अनुभवी अंतरिक्ष यात्री नए अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने में भी भविष्य में मदद करेंगे। तो दोस्तों ये तो एक ऐसी बातें थी जो अंतरिक्ष यात्री स्पेस में क्या क्या करते हैं, मगर सवाल अभी बहुत सारे हैं। इतने सवाल है कि दोस्तों आप खो जाएंगे। और आप तस्वीर के माध्यम से भी देखिए कि किस तरीके से एक अंतरिक्ष यात्री आईएसएस पे मूव करती है, कैसे सरवाइव कर रही है, कैसे वर्क करती है जीरो ग्रेविटी माइक्रो ग्रेविटी में। अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा ने साफ कर दिया कि जून में महज 8 दिनों के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा पर गई सुनीता विलियम्स और वुच विल्मोर को 8 महीने तक वहीं फंसा रहना पड़ सकता है। नासा ने कहा कि बोइंग के खराब स्टारलाइनर कैप्सूल पर सवार होकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरने वाले दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को अगले साल की शुरुआत में स्पेस एक्स के कैप्सूल से धरती पर लौटना होगा, क्योंकि स्टारलाइनर के प्रोपल्सन सिस्टम में समस्याएं इसके पहले चालक दल को योजना के मुताबिक धरती पर ले जाने के लिए बहुत जोखिम भरी है दोस्तों। इसलिए नासा को स्पेस एक्स के कैप्सूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा दोनों अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी पे लाने के लिए। तो दोस्तों सवाल उठता है कि स्टारलाइनर के प्रोपल्सन सिस्टम में समस्याएं, आखिर ये प्रोपल्सन सिस्टम क्या है? थोड़ा एक नजर यदि इसके बारे में जाने तो शायद आपको कहीं न कहीं अच्छा लगेगा कि आखिर ये स्टारलाइनर के प्रोपल्सन सिस्टम में समस्याएं जो हुई आखिर क्यों हुई और उसके कारण क्या-क्या परेशानियां हो सकती है। तो दोस्तों प्रोपल्सन सिस्टम में जो समस्याएं हैं इसका सीधा मतलब होता है कि स्पेस कैप्सूल आगे बढ़ने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करती है। यानी प्रोपल्सन सिस्टम यदि समस्याएं हैं तो आगे बढ़ने कैप्सूल के आगे बढ़ने की शक्ति जो एक प्रोपल्सन प्रदान करती है वो घट जाएगी। प्रोपल्सन सिस्टम वाहन को गति देने, दिशा बदलने या किसी विशेष कक्षा में स्थापित करने का काम करती है। और यदि प्रोपल्सन में समस्याएं हो तो इंजन का फेल होना, ईंधन सप्लाई में बाधा होना, थ्रस्ट में कमी, हम थ्रस्ट के बारे में भी दोस्तों बात करेंगे, सिस्टम का ओवरहीट होना, संचार प्रणाली में गड़बड़ी, ये सब असुविधाएं एक कैप्सूल के साथ हो सकती है। इसलिए इन सारी समस्याओं से कहीं न कहीं स्पेस स्टेशन में मौजूद सुनीता विलियम्स और विलमोर को धरती पे वापस आने में समस्याएं हो सकती थी या हो सकती है। इसलिए दोस्तों ये कैप्सूल बगैर अंतरिक्ष यात्री के पृथ्वी पे आएगी और वो 7 सितंबर को आने वाली बगैर अंतरिक्ष यात्री के। नासा ने बताया कि आईएसएस के लिए अपनी उड़ान के पहले यानी 24 घंटे में बोइंग के स्टारलाइनर के प्रोपल्सन सिस्टम में कई गड़बड़ियां हुई। शायद आप प्रोपल्सन सिस्टम आप समझ गए होंगे, आप तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं, जिसके कारण अब तक दोनों अंतरिक्ष यात्री 79 दिनों से स्पेस स्टेशन पे ही फंसे हुए हैं, जबकि बोइंग कंपनी अपने अंतरिक्ष यान की गड़बड़ियों की जांच करने और उसको सुधारने के लिए संघर्ष कर रहा है। नासा के अधिकारियों ने ह्यूस्टन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि वुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स पूरी तरह सुरक्षित और लंबे समय तक स्पेस में रहने के लिए तैयार है। नासा ने कहा कि दोनों पूर्व एयरफोर्स टेस्ट पायलट अपने अतिरिक्त समय का उपयोग स्टेशन के अन्य 7 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ विज्ञान प्रयोग करेंगे। बोइंग का स्टारलाइनर कई मायनों में दोस्तों विफल रहा। सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से वापस लाने के लिए बोइंग के टॉप प्रतिद्वंदी स्पेस एक्स को चुनने का अमेरिकी स्पेस एजेंसी का फैसला नासा के हाल के समय के लिए गए सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक है, क्योंकि कहीं न कहीं दोस्तों यदि स्पेस कैप्सूल स्टारलाइनर स्पेस कैप्सूल जो बोइंग द्वारा बनाया गया यदि उसमें प्रोपल्सन सिस्टम और हीलियम गैस लीक की समस्याएं हैं तो कहीं न कहीं अंतरिक्ष यात्री को धरती पे आने में समस्याएं हो सकती है। इसलिए नासा ने स्पेस एक्स का सहारा लेगी और वो फरवरी में वापस आ पाए। बोइंग को उम्मीद थी कि उसका स्टारलाइनर टेस्ट मिशन पिछले कई सालों की विकास समस्याओं और 2016 से 1.6 अरब डॉलर से अधिक के बजट में बढ़ोतरी के बाद परेशानी से भरे कार्यक्रम को उबारेगा।
मगर स्टार लाइनर के 28 थ्रस्ट में से 5 उड़ान के दौरान ही विफल हो गए दोस्तों। आप अंदाजा लगाइए, 5 जून को 5 जून को स्टार लाइनर कैप्सूल के 28 थ्रस्ट में से जिस दिन उड़ान भरनी थी स्पेस स्टेशन के लिए, उसमें से 5 उड़ान के दौरान विफल हो गए। हीलियम के कई रिसाव हुए जिसका उपयोग थ्रस्ट पर दबाव डालने के लिए किया जाता है। हम दोस्तों ये थ्रस्ट के बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। आखिर थ्रस्ट क्या है, हीलियम गैस क्यों लीक हुई, और हीलियम गैस यदि लीक हो रही है तो उससे क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, उन तमाम बातों के बारे में हम बात करेंगे। यदि थ्रस्ट की बात करें दोस्तों, तो थ्रस्ट की सहायता से अंतरिक्ष यान अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर सकता है और विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों को सही तरीके से संचालित कर सकता है। थ्रस्ट छोटे रॉकेट इंजन होते हैं दोस्तों, रॉकेट इंजन होते हैं, और इंजन ही यदि खराब हो जाए तो कहीं ना कहीं दोस्तों, यदि नासा ने ऐसा डिसीजन लिया तो कोई गलत डिसीजन तो उन्होंने नहीं लिया, कहीं ना कहीं इंसान से बढ़ के तो कुछ भी नहीं होता। थ्रस्ट छोटे रॉकेट इंजन होते हैं जो अंतरिक्ष यान या अंतरिक्ष यान के विभिन्न हिस्सों की गति और दिशा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों सवाल उठता है कि स्टार लाइनर में हीलियम भी लीक हुई, हीलियम गैस भी लीक हुई। आप अंदाजा लगाइए कि आखिर ये स्टार लाइनर जो कैप्सूल है, क्या ये लापरवाही का नतीजा नहीं है? क्या आप टेस्ट मिशन लॉन्च कर रहे हो अंतरिक्ष यात्री के साथ और ड्यूरिंग लॉन्चिंग 5 थ्रस्ट खराब हो जाते और हीलियम गैस लीक हो जाती, और फिर भी वो कह रहे हैं कि हम वापस दोनों अंतरिक्ष यात्री को सफलतापूर्वक लेके आएंगे। कैसे? तो नासा ने जो डिसीजन लिया वो कहीं ना कहीं दोस्तों सही डिसीजन उन्होंने लिया कि एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के स्पेस कैप्सूल ड्रैगन कैप्सूल से वापस आएंगे दोनों अंतरिक्ष यात्री। अब दोस्तों यदि हीलियम गैस के लीक की बात करें तो आखिर हीलियम गैस यदि लीक हो तो आखिर उससे अंतरिक्ष यान पे क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। अंतरिक्ष यान में हीलियम का उपयोग सिस्टम प्रेशर बनाए रखने के लिए दोस्तों किया जाता है। यह टैंक और अन्य सिस्टम में प्रेशर को स्थिर रखने में मदद करता है। ये बहुत ही ठंडा होता है दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं हीलियम गैस बहुत ठंडी गैस होती है और तरल अवस्था में रहने के लिए इसकी उपयोगिता होती है। उपकरणों की गर्मी को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है हीलियम गैस। प्रेशर ड्रॉप, हीलियम लीक होने से प्रेशर ड्रॉप हो सकता है। थर्मल नियंत्रण की समस्याएं हो सकती है। हीलियम का उपयोग थर्मल नियंत्रण के लिए किया जाता है और वही हीलियम गैस लीक हो रहा है आपके स्टार लाइनर से। सिस्टम की खराबी हो सकती है। हीलियम लीक से उन सिस्टम में वो सामान्य व्यवहार हो सकता है जो प्रेशर या थर्मल नियंत्रण पर निर्भर करता है। इससे अंतरिक्ष यान की समग्र प्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है दोस्तों। सुरक्षा समस्याएं, अगर लीक बड़ा हो तो इससे संबंधित सुरक्षा जोखिम उत्पन्न हो सकता है। हीलियम का बहुत अधिक लीक होने से अन्य प्रणालियों को भी नुकसान हो सकता है दोस्तों, हो सकता है। अब दोस्तों हम उस स्पेस एक्स की बात करेंगे जो कि एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन, जो दोनों अंतरिक्ष यात्री को स्पेस आईएसएस से धरती पे लेके आएंगे। हम उस स्पेस एक्स की बात करेंगे। आखिर क्यों नासा ने स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन को चुना अंतरिक्ष यात्री को धरती पे वापस लाने के लिए, जो कि एलोन मस्क की कंपनी है। अब उसके बारे में दोस्तों थोड़ा सा बात तो करना पड़ेगा। और दोस्तों गुजारिश है मेरी आपसे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन की बात करें दोस्तों, तो अपने बनने के बाद से अब तक 46 बार लॉन्च हो चुका है। ये ड्रैगन कैप्सूल ने 42 बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा की है, 25 बार रिफ्लाइट हुई। इस कैप्सूल में एक बार में 7 एस्ट्रोनॉट्स के बैठने की व्यवस्था है। यह दुनिया का पहला निजी स्पेसक्राफ्ट है जो लगातार स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स और कार्गो और एस्ट्रोनॉट्स के साथ लॉन्च किया जाता है। तब इसकी अधिकतम वजन 12,500 किलोग्राम होती है। यानी कार्गो और एस्ट्रोनॉट्स के साथ जब लॉन्च किया जाता है इस स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन को, तो उसका वजन 12,500 किलोग्राम होता है और यह किसी ऑर्बिट में 6,000 किलोग्राम तक का वजन पहुंचा सकता है। स्पेस एक्स तक 3307 किलोग्राम वजन पहुंचा सकता है दोस्तों, स्पेस एक्स तक, यानी स्पेस स्टेशन तक ये स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन 3707 किलोग्राम वजन तक पहुंचा सकता है।
या वापस ला सकता है। आमतौर पर इसमें 2 से 4 एस्ट्रोनॉट्स बैठ सकते हैं और इमरजेंसी इवैक्यूएशन यानी आपातकालीन स्थिति में इसमें 7 एस्ट्रोनॉट्स के बैठने की व्यवस्था की जा सकती है। अगर यह सिर्फ अपने दम पर धरती की निचली कक्षा में उड़ान भरे तो ये 10 दिन तक अंतरिक्ष में रह सकता है, लेकिन स्पेस स्टेशन से जोड़ दिया जाए तो ये 210 दिनों तक अंतरिक्ष में रह सकता है। दोस्तों, ये है एलोन मस्क की स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन, जिससे फरवरी में दोनों अंतरिक्ष यात्री आएंगे पृथ्वी पे। और अब तक 12 ड्रैगन कैप्सूल बनाए जा चुके हैं। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स 12 ड्रैगन कैप्सूल बना चुकी है, जिसमें 6 एस्ट्रोनॉट्स के लिए बना चुके हैं। और ड्रैगन कैप्सूल की ऊंचाई 15 फीट, लेकिन नीचे प्रोपल्सन सिस्टम को मिलाकर उसकी ऊंचाई आप तस्वीर के माध्यम से भी इसे देख सकते हैं 26.7 फीट हो जाती है। और कैप्सूल के अंदर 13 फीट का व्यास और 12 फीट की चौड़ाई है। स्पेस एक्स ने इसके कई वेरिएंट बनाए। अब तक 12 ड्रैगन कैप्सूल बनाए जा चुके हैं, जिसमें 6 क्रू के लिए, 3 कार्गो और 3 प्रोटोटाइप कैप्सूल बनाया जा चुका है। इस समय स्पेस एक्स के पास कुल 8 ड्रैगन कैप्सूल ऑपरेशनल है, जिसमें से 4 क्रू कैप्सूल है, यानी एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पे पहुंचने और वापस लाने के लिए 4 क्रू कैप्सूल मौजूद है दोस्तों, और 3 कार्गो कैप्सूल। कार्गो कैप्सूल का मतलब होता है सामान के लिए, यानी सामान को पृथ्वी से आईएसएस तक पहुंचाने का काम कार्गो कैप्सूल करती है। और एक प्रोटोटाइप 3 कैप्सूल, जिसमें 3 कैप्सूल दोस्तों रिटायर हो चुकी है और जिसमें एक क्रू था और 2 प्रोटोटाइप थे। 3 कैप्सूल जो रिटायर हो चुका है उसमें एक क्रू कैप्सूल था और 2 प्रोटोटाइप कैप्सूल थे। और दोस्तों, गुजारिश है मेरी आपसे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, तो आपने इन चीजों को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा होगा कि एक अंतरिक्ष यात्री को कितनी सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। जीरो ग्रेविटी में किस तरीके से वो काम करती है ना दिलचस्प। क्यों स्टारलाइनर, अभी हमें लगता है आपको सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे कि आखिर क्यों एक स्टारलाइनर कैप्सूल अंतरिक्ष यात्री को वापस नहीं ला पा रहे हैं। क्यों एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स से दोनों अंतरिक्ष यात्री वापस आएंगे। आखिर 8 दिन के लिए लॉन्च किया गया मिशन क्यों 8 महीने से ज्यादा होने वाला है। तो शायद इन सब चीजों का जवाब आपको मिल चुका हो। तो दोस्तों, ये कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। आपका दिन शुभ।